The Art of Acting लेक्चर सीरीज अभिनय कला का सहज मार्ग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 66वें पड़ाव में आप सभी सहयात्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिवादन। आज के बाद हम थोड़ा सा विषय की व्यापकता की ओर बढ़ रहे हैं। हमने अभिनय को लेकर जितनी भीतरी तैयारी हो सकती थी, यानी जितना भीतरी अध्ययन हो सकता था, उस सारी संभावनाओं पर विचार किया और उस पर चिंतन मनन किया और बाहरी उपकरणों के माध्यम से जो तैयारी की जा सकती थी उस पर काम किया और दिए गए समय और स्थान में दर्शकों के सापेक्ष किस तरीके से और किन किन बिंदुओं पर तैयारी की जाती है, इसकी और बहुत हमने इस विषय पर चर्चा करी। अब एक तरीके से हमने स्पीच वर्क में निर्देशकी नज़र से काम करने के बारे में भी थोड़ा सा चिंतन मनन कर ही लिया है। अब आप जो है मैं जो कह रहा था कि हमें अब थोड़ा सा विषय की व्यापकता की ओर जाना था कि अभिनय को लेकर हमारे रंगमंच में अलग अलग शैलियाँ हैं और इन पर एक खुलासे के लिए, समझ के खुलासे के लिए पिछले एपिसोड्स में भी कई बार बात हुई है, जब हम यथार्थवादी अभिनय और दूसरे शैलियों में जो अभिनय है या प्रयोगधर्मी नाटकों का जो अभिनय है उसकी बात करते रहे हैं। और ये बात इसलिए करते रहे हैं कि थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न है इस विषय को लेकर, मतभेद है, उसको दूर करने के लिए ये काम हमने किया था, जिसमें मुख्य रूप से बात क्या उभर के आई थी कि यथार्थवादी शैली यानी कि रोज़मर्रा के जीवन में, अपने स्वाभाविक जीवन में हम जिस तरीके से बातचीत करते हैं और जो हमारा वाणी का और शरीर का, मुखाकृति का जो अभिव्यक्तिकरण होता है, उसके माध्यम से वो स्वाभाविक जीवन के, रोज़मर्रा के स्वाभाविक जीवन जैसा होता है। लेकिन रचनाधर्मिता में, आर्ट में, सृजनात्मकता में हमेशा यथार्थवाद में काम नहीं किया जाता, क्यों? विषय वस्तु और कहानी के स्वरूप या नाटक के स्वरूप और शैली के हिसाब से अलग अलग अंदाज में भी, कहने के अंदाज में भी बात करी जाती है ना? ये हमने बात करी। लेकिन आम तौर पर जो नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, नवयुवक नवयुवतियाँ हैं, उनकी समझ में ये फेर हो जाता है कि यथार्थवादी अभिनय ही शैली में किया गया ही केवल अभिनय होता है, बाकी में बनावटीपन होता है, वो आडंबर होता है, क्योंकि वो कहीं इक्का दुक्का सीरियल करके आ रहे होते हैं या वहाँ गए होते हैं तो उनको वहाँ काम करने का मौका मिलता है, या ऑडिशन देते हैं तो उनसे कहा जाता है थिएटर मत करो, थिएटर मत करो, नाटक नौटंकी मत करो, बिल्कुल रियल करो, बिल्कुल रियल करो। तो एक दिमाग में एक गलत बात गहरे बैठ जाती है कि जो रोज़मर्रा के जीवन के तौर तरीके से जो होता है वही सच है, वही यथार्थ है, बाकी सब झूठा है। ये जो भ्रांति है ये बहुत बड़ा जो है गलत असर डालती है और अज्ञानता की ओर ले जाती है। मैंने आपको इसके लिए पेंटिंग, चित्रकला जगत का उदाहरण दिया है कई बार कि भाई आप ये जो कहने की शैली है इसका मतलब समझिए कि इसमें अलग क्यों होता है। मैंने साहित्य का भी उदाहरण दिया कई बार आपको कि एक गद्य होता है, कविता होती है, गद्य में भी कहानी होती है, उपन्यास होता है, और गद्य के माध्यम से बात समझाने के लिए संस्मरण के आधार पर भी जो है, हालांकि वो गद्य ही है, वो है ना, बात होती है, और निबंध के हिसाब से भी बात होती है, ठीक है, और कविता में भी बात होती जो मैं कह चुका हूँ। लेकिन कविता में भी अलग अलग शैलियाँ हैं, अलग अलग छंदों के भेद के हिसाब से अलग अलग कवित्व है ना। अगर हम पुराने ज़माने के हिसाब से सोचें तो वहाँ दोहा है,
चौपाई है और कुछ प्रकार के छंद हैं। इसके अलावा भी आधुनिक हिंदी के आधुनिक युग के प्रारंभिक दौर से लेकर अब तक पारंपरिक छंदबद्ध तरीके से अलग भी लोगों ने कवित्व की रचना की है, जिसको गद्यात्मक शैली कहा गया। हालांकि उसमें काव्यमय प्रवाह बरकरार रहता है, लेकिन शैली अलग हो जाती है। और ये गद्य की भी किसी की कुछ गद्यात्मक शैली में भी किसी का कुछ स्वरूप है, किसी का कुछ स्वरूप है, किसी का कुछ स्वरूप है। कोई गीतात्मक ढंग से बात लिखते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि जब हम कविता पढ़ रहे होते हैं, कविता सुन रहे होते हैं, तो ये क्या कहते हैं कि अरे ऐसे कहाँ जीवन में होता है, ये तो झूठा है, ये तो नहीं कहते ना। कविता का भी तो भरपूर कविता सुनते हुए भी तो हम जीवन का भरपूर आनंद ले रहे होते हैं और वाह और गज़ब ये सब कह रहे होते हैं। शेर व शायरी में भी हम लोग ऐसी मतलब जो दाद देते रहते हैं, वो सिर्फ शेर कैसे लिखा गया इस बात की थोड़ी दाद देते हैं, उसके पीछे जो बात होती है और जो जिंदगी की बात से बहुत गहराई से और बड़ी व्यापकता से जुड़ी होती है। जिंदगी की किसी सच्चाई को, किसी बात विशेष को बहुत ही व्यापक और कलात्मक रूप में वो कह रही होती है, जो हमारे दिल पर बहुत ज़्यादा छाप छोड़ देती है। एक शेर में तमाम बहुत सारी बात हो जाती है और हम वाह वाह कर उठते हैं। इसी तरह से एक दोहे में बहुत कुछ हो जाता है। तो इसका क्या मतलब निकला कि जो बात कहानी में उस प्रभावशाली ढंग से नहीं कही जा सकती, उसके लिए हम काव्य का सहारा लेते हैं। यानी वो काव्य में कही जाए तो अपने अनुकूल प्रभाव डालेगी, यानी उस बात का जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो उससे संपन्न होगा। ठीक है, हमने कबीरदास जी को पढ़ा, हमने तुलसीदास जी को पढ़ा, हमने रसखान को पढ़ा, हमने निराला जी को पढ़ा, हमने जयशंकर प्रसाद को पढ़ा। कवियों में और भी तमाम कवि हैं, जैसे रघुवीर सहाय जी हैं या केदारनाथ जी हैं, तमामों नाम हैं। इनमें कुछ लोग छंदबद्ध लिखते रहे, कुछ मुक्त लिखते रहे। मुक्त लिखने के भी अलग अलग लोगों के अलग अलग तौर तरीके रहे हैं, लेकिन सबको पढ़कर पूरा जनमानस धन्य हुआ। भाई वह क्या बात कही। अब भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, दिनकर जी हैं या और कोई है ना, कहते हैं भाई क्या बात कही, आनंदित हो जाते हैं। तो जब वो झूठा है तो आनंदित क्यों होते हैं? तो ये दरअसल आजकल के नए बच्चों को, नवयुवकों को समझने की ज़रूरत है। हालांकि वो जब कविता पढ़ रहे होते हैं तो समझ रहे होते हैं, शेर व शायरी पढ़ रहे होते हैं तो समझ रहे होते हैं। बस ठीक वही बात रंगमंच पर भी लागू होती है, और रंगमंच पर लागू होती है तो अभिनय शैली में भी लागू होती है कि जो बात रोज़मर्रा के संवाद या बातचीत के ढंग से बहुत प्रभाव बढ़िया न डाल पावे, तो फिर नाटक को गद्य पद्यात्मक लिखा जाता है, छंदबद्ध लिखा जाता है, या उसमें गीत डाल दिए जाते हैं। ठीक है, ये काम होता है स्क्रिप्ट लिखने में। इसी तरीके से स्क्रिप्ट और शैली के हिसाब से एक्टिंग के तौर तरीके में भी बहुत बदलाव आ जाता है। यथार्थवादी से अलग लोक शैली के नाटक हो जाते हैं, लोक शैली से अलग शास्त्रीय शैली के नाटक हो जाते हैं। न केवल कथानक के स्वरूप में, न केवल नाटक के स्ट्रक्चर में, न केवल सूत्रधार और कोरस और गीत जोड़ने के मामले में, बल्कि अभिनय की भंगिमा दिखाने का जो अंदाज बदलता है, उस मामले में भी वो यथार्थवाद से अलग हो जाते हैं। और आम तौर पर जो रंगमंच में हम लोग नए आते हैं तो उनका इस बात से एक्सपोजर नहीं होता है, और दूसरी बात, उनको खुद काम करने का जब अवसर नहीं मिलता और किसी ढंग के जानकार व्यक्ति के साथ काम करने का अवसर नहीं मिलता है, तो उस शैली से, उसके रचनात्मक और कलात्मक प्रभाव से उनका तारुफ नहीं बन पाता, उनका परिचय नहीं हो पाता, उनका दिल नहीं जोड़ पाता, तो वो उसको बेकार समझते हैं। दूसरी ओर अभिनय या सीरियल और फिल्म का ऐसा बोलबाला है, हम ये पूरा युवा वर्ग क्या प्रौढ़ वर्ग की उसके सम्मोहन के जाल में इस तरह से बंधा हुआ है
कि वहाँ उसको अपना इंद्रधनुषी भविष्य दिखाई पड़ता है, यश के मामले में, समृद्धि के मामले में, हर तरीके से। तो वो उसको ही परम सच मानता है, बाकी को अनुपयोगी मानता है। तो अनुपयोगी मानने के साथ साथ फिर उसको झूठ मानने की धारणा भी बन जाती है। ठीक है, ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे मैं अब आपको अलग अलग अभिनय या नाट्य शैलियों का थोड़ा सा परिचय देने जा रहा हूँ। उसको सिर्फ आप जो है आज जो है सिर्फ नाम से परिचित कराऊंगा। भारत में 4 प्रकार से कहिए नाटक की शैलियाँ खासतौर से प्रचलित हैं या कभी प्रचलित रही हैं। सबसे प्राचीन है शास्त्रीय नाट्य शैली, उसके बाद आते लोक नाट्य शैली। लेकिन लोक नाट्य शैली कोई एक शैली नहीं है, अलग अलग प्रांतों में भी और प्रांतों के अलग अलग हिस्सों में भी अलग अलग शैलियों का अस्तित्व है, रहा है। कुछ विलुप्त तो हो रही हैं, लेकिन फिर भी रंगकर्मियों ने, बहुत सारे रंगकर्मियों ने उनको जीवित बनाए रखने की कोशिश करी है, और बहुत सारी तो जीवित हैं ही। तो हर प्रांत में कई प्रकार की लोक शैलियाँ पाई जाती हैं, वो तो अकूत हैं। इसके साथ साथ नए नाटककार कोई विषय पर लिखते हैं तो किसी पर्टिकुलर लोक शैली के अनुसार या शास्त्रीय शैली के अनुसार न लिखकर स्वतंत्र रूप से अपनी कोई शैली बनाकर लिखते हैं, जिसमें वो गीतों का समावेश करते हैं और नाटकीय युतियों का समावेश करते हैं, और या सूत्रधार कोरस का समावेश करते हैं, कोरियोग्राफिकल कुछ इनोवेशन करते हैं। तो वो एक नई शैली बन जाती है। वो किसी पुराने परिपाटी की चल रही शैली का अनुकरण भले ही ना कर रही हो, लेकिन अपने आप में यथार्थवाद से अलग होती है, और वो कभी कभी जस्टिफाइड हो जाता है, कभी कभी जस्टिफाइड नहीं भी होता है, कि लगता नहीं कह रहे ये करने की क्या ज़रूरत थी। कभी कभी लगता आहा, ये बात इसी तरीके से बहुत बढ़िया ढंग से प्रभावशाली हो सकती थी, है ना। तो वो उसकी एक अलग शैली बन जाती है। और यथार्थवादी शैली का चलन तो भैया है ही है, क्योंकि हम आम जीवन में जब कुछ अलग से नहीं सोचते हैं तो यथार्थवादी ही होता है। अब आप ज़रा ये याद करिए कि ऐसा क्यों करना पड़ता है। मैंने पेंटिंग के संदर्भ में आपसे बात करी थी। पेंटर जो है शुरुआती काल में, हमारे मानव इतिहास के शुरुआती काल में, क्या चित्रांकन जो है एक तरीके से रेखांकन होता था। आदिम युग में भी हम देखते हैं कि जो पत्थरों की सतहें रही हैं पहाड़ों में, गुफाओं में, उन पर रेखांकन मिलता है। सिंपल रेखाओं से जो है किसी जानवर की आकृति और कोई और आकृति का जो है सजेशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंप्लिसिज्म के नाम से आगे चित्रकला ने इसको अपनाया। बात आगे बढ़ी तो लोगों को लैंडस्केप, प्राकृतिक परिवेश और प्रकृति में बनी हुई तमाम तरह की चीज़ें या जीवधारी, इन सब का चित्रांकन करने का जो एक मन हुआ, तो उनको हूबहू चित्रित करने से उनको बड़ा आनंद मिलता था। यानी कि जब वस्तु के जो भौतिक स्वरूप है, साकार स्वरूप है, जिसमें लाइन, कलर, टेक्सचर और मास है, उसको यथावत हूबहू बना देना भी अपने आप में बहुत बड़ी रचनात्मकता है ना। कला की एक विधा है। तो कला यानी कि जब कलाकार का मंतव्य केवल ये है कि जो प्रकृति में उपलब्ध है, उसके सामने जो अस्तित्व में है, उसको हूबहू, केवल उसका भौतिक स्वरूप को ही हूबहू बना देना, जिसमें उसके अट्रैक्शन की भी बात शामिल होगी, तो कलाकार का जब इतना ही मंतव्य रहा तो यथार्थवादी शैली में काम होता रहा। धीरे धीरे कला के भीतर के सरोकारों का दायरा बढ़ा। कलाकार ने कहा नहीं, दृश्य जीव का त्यों है जो है, लेकिन जीवन में बहुत सारे भाव हैं, बहुत सारी मनोदशाएं हैं। पर्टिकुलर पल में मनुष्य के भीतर के तमाम सारी चीज़ें हैं, उल्लास है, अवसाद है, घुटन है, संघर्ष की पीड़ा है, वेदना है। इस सब को फोकस में रख के जब काम किया जाए तो क्या प्राथमिकता किस बात की हो जाएगी? वस्तु के साकार स्वरूप की जो ऑथेंटिसिटी प्राथमिकता न बनकर उस समय, उस पर्टिकुलर घड़ी में या उस पर्टिकुलर मोमेंट में या उस पर्टिकुलर परिस्थिति में उसकी मानसिक दशा,
या उससे पड़ने वाला मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये महत्वपूर्ण हो गया, है ना। तब क्या हुआ, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म जैसे जो शैलियों का जो है विकास हुआ। ठीक है। अब धीरे धीरे जब मनुष्य ने सोचा नहीं, केवल मनोभावों की विशेष स्थिति नहीं, विचार, थॉट जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, निराकार है, उसको भी तो दृश्य में लाना है। क्यों, चित्रकार के पास तो दूसरा कोई माध्यम है ही नहीं। उसके पास तो कहने का जो माध्यम है केवल चित्र है, यानी दृश्य, वो भी स्टैटिक, जिसमें गति नहीं है। लेकिन एक कलाकार होने के नाते सरोकारों का दायरा उसका बढ़ना है। उसके जीवन, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, मानवीय जीवन से जुड़े हुए तमाम विचार का जब चित्रण करना है तो कैसे किया जाए। विचार कोई वस्तु नहीं है, उसका कोई लाइन टेक्सचर मास नहीं, वो एब्स्ट्रैक्ट है, और लेकिन करना दृश्य में है। तब क्या यथार्थ में वाद में रख करके किया जा सकता है? नहीं। मैं कहता हूँ शांति का चित्र बनाओ तो शांति कोई वस्तु है। अगर कोई करुणा का चित्र बनाइए तो करुणा कोई वस्तु है जो चित्र बना दिया जाए उसका, या कहा जाए सत्य की हमेशा जीत होती है, ये एक विचार है, इसका क्या चित्र बने भाई, कोई वस्तु थोड़ी है ये। तब कैसे होगा? तब प्रतीकवाद, सिंबलिज्म, सररियलिज्म और तमाम सारे इज्मों का जो है कला के अलावा, चित्रकला के अलावा दूसरे क्षेत्र में आविर्भाव हुआ, तो बात कहने में जो है आसान हो गई। अब आप अर्थ जो भी लगाइए, मैंने आपको डॉली साहब की एक जो है पेंटिंग का उदाहरण दिया था जिसमें पेड़ पर घड़ियां लटकी और पिघल रही हैं। अब जाहिर सी बात है, जीवन में जो वस्तु जैसी होती है उसका वैसा ही रूप दिखाना तो उनका उद्देश्य नहीं रहा होगा। ऐसे न पेड़ में घड़ियां लटकती हैं और न घड़ियां पिघलती हैं। उन्होंने बस तो यानी वो कुछ विचार कहना चाह रहे हैं। उसमें तरह तरह के विचार हो सकते हैं, आपका कुछ हो सकता है, मेरा कुछ हो सकता है, लेकिन ये तो तय है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि पेड़ ऐसा होता और पेड़ में घड़ियां लटकती हैं। ये जीवन की भौतिक सच्चाई नहीं है, दृश्यमान सच्चाई नहीं है। वो घड़ियां पिघलती हैं, ये दृश्यमान सच्चाई नहीं है, ये वैचारिक सच्चाई हो सकती। गहन चिंतन मनन के बाद कोई जीवन से जुड़ा हुआ प्रगाढ़ विचार सामने आता है, वो ऐसा कुछ होगा। ठीक है। इसी प्रकार से नाटक में भी जब जीवन के यथार्थ रूप, घटना, इन सब के अलावा भी नाटककार का, निर्देशक का फोकस होता है गहन मनोभावों और उनकी वेदनाओं, उसके संतरास, उसके संघर्ष और इन सब से उपजे मानवीय और सामाजिक विचारों का जब चित्रण करना होता है तो वो यथार्थवाद की शैली में बंध के नहीं कर सकता है। जब उसको ऐसा लगता है तो, हालांकि यथार्थवाद में असंभव है ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन उसको लगता है नहीं, ये बात तो मैं यथार्थवाद से हटकर ही कहूं, तो जो है बात बनेगी। तब जो है अलग अलग शैलियां हुई, लेकिन अलग अलग शैलियां इसलिए भी हुई कि अलग अलग युग में आदमी के अभिव्यक्ति का अंदाज या तेवर उस समय के देश काल परिस्थिति के हिसाब से नहीं, उसके वातावरण और उसके जीवन और सृष्टि और जीवन के अंतर संबंध से उपजे स्पंदनों से और अभिव्यक्ति के तेवरों के कारण भी कोई स्वरूप गढ़ा गया। ठीक है ना। तो वो स्वरूप जब गढ़ा गया तो अभिनय का भी उसमें एक विशिष्ट स्वरूप बना। ठीक है। तो जैसे भारत में जो है क्लासिकल नाटक है, शास्त्रीय नाटक, उसका विस्तृत चर्चा मैं आगे करूंगा, हो सकता है एक दिन मैं उसी पे ही बात करूंगा, है ना। या वेस्ट में ग्रीक में यूनान का है, अरिस्टोटल या की पद्धति से। अरिस्टोटल ने तो बाद में उसको सुनिश्चित किया, लेकिन वो हो तो बहुत पहले से रहा था। जो क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी के पीरियड है का नाटक है वो अलग, शेक्सपियर के समय की एक अलग शैली है ना। और सबका आनंद है। बस ये है कि किस शैली में हम कितने प्रभावशाली ढंग से काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। हम यथार्थवाद में भी तो बहुत घटिया काम कर सकते हैं, है ना, और दूसरी शैली में बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग शैलियों का भी अभिनय के क्षेत्र में या नाटक के क्षेत्र में अस्तित्व है। लेकिन फिल्म का माध्यम यथार्थवादी माध्यम है और फिल्म में केवल एक्टर ही काम नहीं करता, वहाँ कैमरा बहुत काम करता है। और कैमरे से काम कराने के पीछे डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है, कैमरामैन की टेक्निकल समझ होती है,
डायरेक्टर के मंतव्य को टेक्निकली एग्जीक्यूट कराने की उसकी समझ होती है। तो वो हमेशा एक्टर से ही काम नहीं लेते, एक्टर की संपूर्णता में काम नहीं लेते। कभी एक्टर के केवल हाथ से काम लेते हैं, कभी एक्टर के केवल जो है आँख से काम लेते हैं। हो सकता है कभी एक्टर के केवल चश्मे से काम ले लें, चश्मा हिल रहा है ऐसे और फोकस है चश्मे पर केवल। और कभी कभी वो हिलते हुए पेड़ से काम ले सकते हैं। कभी वो केवल रास्ते में 2 कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कदम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, केवल रास्ता दिखाई पड़ रहा है, इससे काम ले सकते हैं। तो वहाँ डायरेक्टर जो है एक्टर के साथ साथ स्पेस से भी मीनिंग क्रिएट करता है। तो वहाँ पर वो थोड़ा सा क्या, लेकिन वो सब यथार्थवादी दायरे में होता है। सीरियल में यही होता है और हम लोग सारे लोग 95% लोग उसी में जो है अनुरक्त हैं कहिए, या उसी ने हमारे जो है जहन को बहुत अच्छी तरीके से या बुरी तरीके से प्रभावित कर रखा है। तो उसकी सोच के बाहर जो होता है तो हमें वो अटपटा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। और एक अभिनेता को, चाहे वो फिल्म का ही अभिनेता क्यों ना हो, रचना धर्मिता के मामले में उसकी इतनी व्यापक समझ होनी चाहिए, साहित्य की, पेंटिंग की, है ना, और रंगमंच की विविध शैलियों की समझ होनी चाहिए, तब वो यथार्थवाद में भी बहुत बढ़िया काम कर पाएगा।